सभी को मेरे बारे में बता दूं। मेरा नाम कृष्णा देशमुख है। पिछले 5 सालों से शेयर मार्केट में एक्टिव हूँ। अपना एक ब्रोकिंग फ्रेंचाइजी चला रहा हूँ और फुल टाइम ट्रेडर हूँ। इसके साथ में मार्केट के प्रॉफिट लॉस, मार्केट के अप्स डाउन, मूव सारे इन 5 सालों में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। तो यही सारा नॉलेज जो मुझे आज है, कम ज्यादा जिस तरीके का भी है, जैसा भी है, तो उसको मैं शेयर करूंगा आप सब लोगों के साथ में आज मैं। और जो पहली बार शेयर मार्केट के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं या फिर एकदम से आ, कुछ लोग अट्रैक्ट होकर आए हैं या फिर कुछ लोग इस तरीके से आए हैं कि आज तक जिन्होंने सिर्फ नाम ही सुना था कि शेयर मार्केट नाम की कुछ चीज है, लेकिन उसमें क्या होता है, कैसे करते हैं, कुछ पता नहीं है। तो ये सारे लोग जो आए हैं, इन सबके जो भी डाउट्स है, जो भी इनको जानने की इच्छा है, वो आज पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर होता क्या है। तो शेयर एक्चुअली में होता है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। कोई एक पूरी चीज है, कोई एक पूरा पार्टिसिपेशन है, उसमें से कुछ पार्ट्स को अलग निकालना, जो कि वही वैल्यू रखते हो, उसी के जैसी वैल्यू रखते हो। जैसे 1 लीटर दूध है, हमने उसको 4 भागों में बराबर यदि बांटा, तो वो उसके पार्ट्स हो गए, वो उसका शेयर हो गया। तो यहाँ पर जो शेयर मार्केट में जो हम बात करते हैं शेयर की, वो हम करते हैं कंपनियों के पार्ट्स की, कंपनियों के हिस्से की। कंपनियों का जो कैपिटलाइजेशन है, किसी भी एक कंपनी का कैपिटलाइजेशन है, उसमें कुछ भागीदारी, कुछ पैसे मिलाकर उसको खरीदना, उसको ऑक्यूपाई करना, एक ऑनरशिप लेना उसकी। तो वहां पर ये चीज कहलाएगी शेयर। अब ये थोड़ी सी अपन डिटेल में बात करते हैं कि शेयर मार्केट आखिर इसकी नीड क्यों पड़ी, ये चालू ही क्यों हुआ, ये शेयर बनाने का कंसेप्ट आया कहाँ से। तो पहले क्या होता था कि बिजनेस करना चाहते थे लोग, लेकिन ज्यादा किसी के पास पैसे होते नहीं थे, कैपिटल होता नहीं था, सीमित कैपिटल होता था। तो उस समय पे जब देश में अंग्रेजों का शासन था, उसी समय पे कुछ बैंक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए। वो लोन देते थे कुछ ऐसे लोगों को जो कि बड़े लेवल पे हो, छोटे लेवल पे वो लोन भी नहीं देते थे। जैसे राजा महाराजा हो गए, या फिर कोई बहुत ही गांव के जमींदार पटेल लोग हो गए, उनको ही लोन देते थे। आम लोगों को लोन भी नहीं मिलता था उस समय। तो बिजनेस करने की भी ताकत वही लोग रखते थे उस समय पे। कॉमन पर्सन जो है वो बिजनेस नहीं कर पाता था अपना। अ, अपना काम करने के लिए, अपना धंधा जमाने के लिए उसको जो कैपिटल लगता था, जिस तरीके से पैसा लगता था, वो उसके पास में एक तो होता नहीं था। और जी जिनके पास में होता था, उनके पास में भी कुछ लोग कर पाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस समय पे जोखिम भरा भी काम होता था ये। लेकिन धीरे धीरे ऐसा चलन हुआ कि ये आने लगा मार्केट में, धंधा करने लगे, व्यवसाय बनाने लगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डलने लगी, इनके लिए फंड की जरूरत पड़ती थी। पूरा फंड इनके पास में होता नहीं था, ये जाते थे बैंक के पास में। लेकिन वहां पे बैंक जो है सबको तो लोन नहीं देता था। इवन बैंक जो है चालाकी करके इनसे ये कहता था कि हम यदि आपको लोन देते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास में आप रखिए ऐसा, जो जिससे कि हम आपको लोन दे पाए।
और इवन वो जो बिजनेस करते थे, वो बिजनेस कभी चलता था कभी नहीं चलता था, तो ये जो मॉर्टगेज पे ये जो रखते थे वो बैंक इनसे जब्त भी कर लेता था। इस टाइप से हुआ करता था पहले। एक मिनट। अभी तक आवाज क्लियर आ रही है सभी को? हाँ हाँ, क्लियर। ठीक। तो इस तरीके से जब ये कंसेप्ट आया कि बैंक लोन देता है, लेकिन उसके बदले में बैंक को जो है इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ रहा है अपने को, और इसी के साथ में बैंक जो है जो मॉर्गेज रखता था उसको भी जब्त कर लेता था। तो वहां पे एक कंसेप्ट लाया इन व्यापारियों ने कि हम क्यों ना पब्लिक से पैसे ले, पब्लिक का इन्वॉल्वेशन रखे। हमको यदि फायदा होता है तो वो पब्लिक को भी उसमें से थोड़ा हम फायदा कराए। यदि नुकसान होता है तो मान लीजिए जो भी फायदा हो या नुकसान हो उसमें पब्लिक को शामिल कर ले, तो हमारे पास में एक कैपिटल जनरेट होके आएगा जिसका कि हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, बढ़ाने के लिए, कंपनी को बढ़ाने के लिए हमारे पास में फंड आ जाएगा। नए प्रोजेक्ट हम कर पाएंगे, कहीं से किसी का उधार जो है वो देने की हमको टेंशन नहीं रहेगी कि समय पे लौटाना है, या फिर हायर इंटरेस्ट रेट जो देना है हमको, उस उसके लिए हम मतलब बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे और इस पैसों का यूज कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि हम क्या करेंगे कि हमारी जो ऑनरशिप है वो बेचेंगे। मान लीजिए कोई कंपनी 1 लाख रुपए की वैल्यू रखती है, तो उन्होंने 1 लाख रुपए के कुछ शेयर्स बना दिए। मान लीजिए 1 1 रुपए के शेयर बनाए तो 1 लाख शेयर हो गए। अब 1 लाख व्यक्ति अलग अलग तरीके से 1 1 रुपए उस उसमें इन करके उसमें डाल सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं उसकी ऑनरशिप। मान लीजिए वो XYZ कंपनी है और मैंने चाहा उसमें इन्वेस्ट करने का, तो मैंने 10 रुपए के उसके शेयर ले लिए, तो मैंने 10 रुपए तक की उसकी ऑनरशिप जो है वो खरीद ली है उस कंपनी को 10 रुपए देकर। तो अब कंपनी के पास में क्या हुआ कि पैसे जो है आ गए हैं 10 रुपए अतिरिक्त। 10 रुपए, ये जो 10 रुपए आए हैं वो अपने बिजनेस में यूज कर लेगी और अपना बिजनेस बढ़ा पाएगी। यहाँ पे ये जो कंपनी है इसको वो 10 रुपए वापस करने की टेंशन नहीं है। अब अपने बिजनेस को वो बढ़ा रही है। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए की वैल्यू आज कंपनी रखती थी, वो 1 लाख 10 रुपए की हो गई। तो उसी परसेंटेज में, उसी रेशियो में ये जो 10 रुपए का जो शेयर है मेरा, वो भी 1 रुपए समथिंग बढ़ गया। तो मेरे 10 रुपए बढ़कर 11 रुपए हो गए। इस तरीके से ये काम होने लगा। तो अभी तक के ये इस तरीके से चलने लगा है कि आज जो है हम अपनी ऑनरशिप बेच रहे हैं। वो कंपनी की ऑनरशिप हमने खरीद ली है। उस कंपनी में एक छोटा सा मालिकाना हक मेरा भी है, क्योंकि मैंने उसके शेयर जो है, उसकी ऑनरशिप जो है, उसकी कैपिटल जो है वो खरीदी है पैसे देकर, जैसे कि सेम हम जमीन खरीदते हैं उस तरीके से। जैसे मान लीजिए आज हमने जमीन खरीदी, जमीन के बदले में रजिस्ट्रार ऑफिस से हमको रजिस्ट्री मिली, किसी ने सेल किया है हमको, उसका नाम आया कि इसने सेल किया है, इस व्यक्ति की थी, इसने इतने प्राइस पर हमको सेल किया है और आज इस समय पर इस रेट पर उसने सेल किया है। उसके बदले में हमको रजिस्ट्री मिली। साथ में सरकार के पास में नक्शे में हमारा नाम चेंज हुआ कि हाँ ये शेयर, ये जो जमीन है अब इनके नाम पर हो गई है। ऑनलाइन भी दिखा है हमको। सारी चीज जैसे जमीन के साथ में हो रही है, सेम इसी इट इज शेयर के साथ में भी होगा
क्योंकि शेयर जो है वो भी एक तरीके की आपकी प्रॉपर्टी है, आपका कैपिटल है। किसी भी कंपनी, जैसे मान लीजिए अभी टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, कहीं भी आप देखेंगे, आजू बाजू जहाँ पे भी देखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट आपको जो दिख रहा है वो कोई ना कोई कंपनी बना रही है। लोहे को हम देखेंगे तो टाटा बना रहा है, मोइरा बना रहा है, उत्तम बना रहा है। इस तरीके से सीमेंट में देखेंगे तो अंबुजा सीमेंट है, श्री सीमेंट है, बिरला सीमेंट है, जेके सीमेंट है। पेन, इवन पेन भी देखेंगे तो सेलो की कंपनी है, रेनॉल्ड्स की कंपनी है। कहीं ना कोई कंपनी है ही। और इन सब कंपनियों ने अपने शेयर जो है वो लॉन्च करके रखे हुए हैं इस मार्केट में। अब इन कंपनियों के शेयर खरीदना मतलब यह है कि छोटी सी ऑनरशिप उनकी अपन ने खरीद ली है, छोटी सी प्रॉपर्टी के नाम पे वो चीज हमने उस कंपनी में उतने पैसे देकर ले ली है। अब यदि वो कंपनी बढ़ती है, यदि वो फायदा करती है, प्रॉफिट करती है, तो वो कंपनी का जो है फायदा वो हमको मिलेगा। जिस तरीके से हमारी जितनी उसमें रेशियो है, हमारा जितना उसमें रेशियो है वो बढ़ेगा। या फिर वो कंपनी घाटा करती है, लॉस में जाती है, तो वो लॉस हमको वियर करना पड़ेगा उसी एवज में, उसी रेशियो में। यहाँ तक के बात सबकी क्लियर है? बोल सकते हैं सब लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कंपनियां होती कितने टाइप की है। तो कंपनियां जो है कैटेगरी के हिसाब से तीन टाइप की है हमारे पास में। टर्नओवर जिनका 50,000 करोड़ के नीचे है, ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं स्मॉल कैप। यहाँ पे कैप का मतलब है कैपिटलाइजेशन। स्मॉल कैप जिन कंपनियों का टर्नओवर 5,000 करोड़ से कम है। 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक जिस जिन जिन कंपनियों का टर्नओवर है वो आएगी मिड कैप में। और 20,000 करोड़ से ऊपर जिन कंपनियों का टर्नओवर है वो कहलाती है लार्ज कैप। तो आप सब लोग बताओ कि जो ट्रस्टेबल कंपनी है वो कौन सी होना चाहिए इसमें से। ऐसी कौन सी कंपनी है जिस पर कि हम भरोसा कर सकते हैं कि ये बहुत वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ये प्रॉफिट कर रही है इस हिसाब से। पुष्पेन भाई, आवाज नहीं आ रही है क्या सभी को? आ रही है। लास्ट वाली हो सकती है जिसका टर्नओवर काफी ज्यादा है। और बाकी लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? चलो, तो जैसे भूमि ने बताया, 20,000 करोड़ से ऊपर वाली जो कंपनी है, जिनका टर्नओवर 20,000 करोड़ से ऊपर होता है, वो वेल स्टेबल मानी जाएगी, अच्छी कंपनी मानी जाएगी। हेलो। ऊपर, हाँ भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है। मेरा वॉइस आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है। मेरा वॉइस आ रहा है। हाँ, मेरा भी यही कहना है। जिसका टर्नओवर ज्यादा है 20,000 करोड़ लास्ट वाली, वो उन पे ज्यादा ट्रस्ट रहेगा। वो सही है। लॉन्ग टाइम से स्टेबल कर रही है। ठीक है पुष्पेन भाई, तो ये जो लार्ज कैप वाली जो कंपनीज है, इन्हीं को हम्म। हम ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं। ब्लू चिप। हाँ। राइट। और
ये जो कंपनियां हैं वेल स्टेबल्ड होती है और इन पर जो है ट्रस्ट किया जाता है ज्यादा, जो है इनके शेयर जो है लोग ज्यादा सेल परचेज करते हैं, इस कारण ये टॉप पर रहती है। अब ये कंपनियां तो हो गई। जैसे मान लीजिए आज एक पेन खरीदना है मुझे, सेलो कंपनी का पेन खरीदना है, तो क्या मैं उस कंपनी के पास में जाता हूँ पेन लेने के लिए? कोई बताएगा? नहीं, वी कैन नॉट परचेज इट फ्रॉम डायरेक्ट, वहाँ कंपनी के पास जाके ही परचेज थोड़ी करेंगे। रिटेलर से ले सकते हैं, हाँ। आप जाते हैं शॉप में शॉप से ले सकते हाँ। हैं, दुकान से। और वहां पर जाकर आप बोलते हैं कि इस कंपनी का पेन दे दो या फिर ये वाला पेन मुझे दे दो, वो पेन आपको मिल जाता है। यस सर। तो इसी टाइप से ये जो शेयर है, जिस भी कंपनी के शेयर है, उस कंपनी से नहीं मिलते हैं हमको। इसका एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। वहां पर ये कंपनी जो है अपने शेयर जो है वो लॉन्च करती है, वहां पर ये रखती है, और वहां से हम बाय या सेल कर पाते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे देखा हमने दुकानदार बीच में है, वैसे यहाँ पे एक मीडिएटर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकर। जैसे एंजल वन हो गया, आपने नाम सुना होगा एंजल वन, ग्रो, आप कुछ लोग यूज भी करते होंगे। तो इस तरीके से ये जो ब्रोकर है, ये मीडिएटर है, इनके थ्रू हमको शेयर का बाय और सेल करना रहेगा। आज जैसे कुछ लोगों ने अकाउंट ओपन किए हैं गुडविल के, गीगा प्रो नाम से उसका एप्लीकेशन है। तो ये जो ऐप है ये भी एक ब्रोकर है जिसके थ्रू हम शेयर को बाय या सेल कर पाएंगे। अब ये जो शेयर है, कंपनी जो है वो किस तरीके से लॉन्च होती है, शेयर मार्केट में कैसे आती है, तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है आईपीओ का, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर में कंपनी ये बताती है कि हमारा कैपिटलाइजेशन ये है और इस तरीके से हम आ, अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स हमारी ये है, और आप आइए और इन्वेस्ट कीजिए हमारी कंपनी के जो है शेयर हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसको आप खरीदिए। तो वो कुछ टाइम पीरियड होता है, जिस 3 दिन का टाइम पीरियड होता है जिसमें कि बिड लगती है, कुछ वो प्राइस देते हैं उस पर। FII, DII, इंडिविजुअल्स यानी कि हम भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, और वो आईपीओ के लिए अप्लाई करने पर वो हमें मिलता है या नहीं भी मिलता है, वो लकी ड्रॉ सिस्टम रहता है थोड़ा आईपीओ का, जिसको कि प्री मार्केट सेशन बोलते हैं। अब आईपीओ में आने के बाद में कंपनी जब आती है, 3 दिन तक की बिडिंग होती है, और 10वें दिन उसके शेयर जो है किसी एक प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो गए। अब दो ही प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ पे, इन प्लेटफॉर्म को हम जनरली यहाँ पे एक्सचेंज बोलते हैं। तो एक्सचेंज दो टाइप के हमारे पास में, एक बीएसई है और एक एनएसई है। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंडिया में सबसे पुराना एक्सचेंज है और अभी तक सक्सेसफुली रन कर रहा है और ट्रस्टेबल एक्सचेंज है। इसी का ही वर्कलोड कम करने के लिए, इसी का ही भार कम करने के लिए, और इसको थोड़ा सरल करने के लिए 1990 के समय में एनएसई आया। एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो या तो कंपनी बीएसई पर जाएगी या तो कंपनी एनएसई पर जाएगी, और अच्छी कंपनी कोई लॉन्च होती है वो एनएसई और बीएसई दोनों पर भी रह सकती है। कंपनी सेम है, उनका शेयर प्राइस जो है वो भी एनएसई और बीएसई में सेम ही रहेगा, ज्यादा कोई अंतर नहीं रहेगा उनमें। हाँ, लेकिन ये है कि ये बाजार बीएसई वाला अलग है और एनएसई वाला अलग है, चीज वही मिलेगी आपको, मतलब शेयर जो है सेम मिलेगा, लेकिन एक और चीज, हाँ, बताइए। बीएससी के बाद में एनएससी आया, हाँ। और एनएससी का लोट ज्यादा का है और बीएससी का लोट कम का है, हाँ, ऐसा क्यों? तो अभी जो है अपन कर रहे हैं बेसिक स्टार्ट।
लॉट जो है वो डिपेंड करता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, और या फिर उस पर एक्टिव लोग कितने हैं, उस पर वॉलेटिलिटी कितनी है, उस पर लिक्विडिटी कितनी है। तो बीएसई जो है उसमें बहुत सारी छोटी कंपनियां भी हैं। राइट। एनएससी एनएससी जो है बीएसई की उतनी सारी कंपनियों में से लगभग नहीं तो भी हजारों कंपनियां हैं उसमें, लेकिन एनएससी में सिर्फ चुनिंदा कंपनियां हैं उसी में से, जो कि टॉप की 5,000 कंपनियां हैं, जिन पर सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, जिनके शेयर प्राइस बहुत अच्छे हैं, जिन पर लिक्विडिटी अच्छी है, तो उन्हीं कंपनियों को एनएससी में लिया गया है, क्योंकि इन पर ही ट्रेड ज्यादा हो रहा है, तो लोड इनसे ही ज्यादा आ रहा था। राइट। तो ऐसा पता चला लोगों को कि बीएसई में सबको ढूंढने से अच्छा है, उन सब में ढूंढने से अच्छा है कि हम एनएससी पर शिफ्ट हो जाए, इसलिए उस पर लोड ज्यादा आता है, और इसलिए भी उसके लॉट साइज जो है और ये सारी चीजें जो है, लिक्विडिटी जो है, वॉलेटिलिटी जो है, वॉल्यूम जो है, वो एनएससी पर ज्यादा होता है। हम्म। ठीक है, आगे बढ़े। राइट राइट। तो एनएससी में 5,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, बीएसई में लगभग नहीं तो भी 20,000 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो इन सभी कंपनियों को तो हम देख नहीं सकते एट अ टाइम। पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। हाँ। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि जो टॉप की कंपनीज हैं उनके शेयर को मिला के उनका एवरेज प्राइस निकाला, जिसको कि इंडेक्स बोलते हैं अपन, और उस एवरेज प्राइस को अपन देख लेते हैं, और पता चल जाता है हमको कि ये मार्केट का डायरेक्शन क्या है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कैसा है। तो एनएससी का जो इंडेक्स है, जो कि एनएससी की कंपनी जो रजिस्टर्ड है एनएससी में, उनमें से टॉप की जो 50 कंपनीज है, समझ में आ रहा है? हाँ ये जी। जो टॉप की 50 कंपनीज है, इनका जो एवरेज प्राइस चलेगा वो कहलाता है निफ्टी। इसका पूरा नाम है निफ्टी 50, मतलब 50 कंपनियां ऊपर की, टॉप की। और ऐसा ही बीएसई ने भी अपना इंडेक्स बनाया हुआ है, जिसमें कि उसने बीएसई की टॉप की 30 कंपनियां रखी है, जिसको अपन बोलते हैं सेंसेक्स। बात समझ में आ रही है? आ रही है, आ रही है। तो एनएससी को, यदि पूरी एनएससी को हम देखना है, हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे कि हम निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी यदि पॉजिटिव है और सेंसेक्स यदि पॉजिटिव है, तो हम ये बोलते हैं कि मार्केट आज पॉजिटिव में है। निफ्टी यदि नेगेटिव है, सेंसेक्स यदि नेगेटिव है, तो हम ये बोलते हैं कि मार्केट नेगेटिव है। ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी पॉजिटिव जा रहा है और सेंसेक्स जो है वो नेगेटिव जा रहा है, या निफ्टी अप में है और सेंसेक्स जो है वो डाउन में है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सेम ही कंपनीज इस एनएससी में भी है, वही कंपनी बीएसई में भी है। तो डायरेक्शन सेम ही होगा। निफ्टी यदि पॉजिटिव जाएगा तो भी सेंसेक्स भी पॉजिटिव जाएगा, और निफ्टी यदि नेगेटिव जाएगा तो सेंसेक्स भी नेगेटिव जाएगा। बस ये है कि वैल्यूएशन इनका अलग अलग है। निफ्टी अभी की बात करें तो 25,600 के लगभग अभी निफ्टी चल रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 82,000 के लगभग सेंसेक्स चल रहा है। तो इनका वैल्यूएशन भले अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए, परसेंटेज वाइज भी देखा जाए कि कौन कितना बढ़ता है, तो वो सेम ही रहेगा दोनों में, लगभग लगभग। बात आ गई समझ? आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देख लिया कि कंपनी किस टाइप की होती है, कंपनी जो है अपना शेयर लॉन्च क्यों करती है, कैसे लॉन्च करती है। उसके बाद में एक्सचेंज देख लिए हमने, एनएससी, बीएसई, एक्सचेंज के इंडेक्स देख लिए, निफ्टी 50, सेंसेक्स। लेकिन आपको क्या लगता है, इतना इजी रहता होगा यहाँ पे ये सब मैनेज करना? ये बिल्कुल भी इजी नहीं था। स्कैम भी हुए कई, जैसे हर्षद मेहता का स्कैम, केतन पारिक का स्कैम, बहुत सारे बैंकों के भी स्कैम हुए।
तो इन सब के लिए एक रेगुलेटरी बनाई गई जिसको कि हम बोलते हैं सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पूरे मार्केट पर कमांड करता है, मार्केट को रेगुलेट करता है, मार्केट के लिए पॉलिसीज बनाता है। इवन किसी कस्टमर को यदि लॉस हो रहा है, कोई ठगी हो रही है, कोई धोखाधड़ी हो रही है, तो उसके लिए भी सेबी जिम्मेदार है। यदि आपको भी कोई शिकायत करना हो, कुछ करना हो जो कि मार्केट से रिलेटेड हो, तो आप डायरेक्ट सेबी में कर सकते हो और सेबी इस पर एक्शन लेता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जो फंड है, उनको ये मैनेज करता है, उनके लिए पॉलिसीज बनाता है, उनके लिए एक्शन लेता है। जैसे अभी मैंने बात की कि बिना ब्रोकर के हम काम नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ ब्रोकर की लिस्ट दी है। एंजल वन है, अप स्टॉक है, जीरोधा है, ग्रो है, गीगा है, पांच पैसा है। इस टाइप से ब्रोकर्स है जो जिन पर कि हम ट्रेडिंग करते हैं या इनके माध्यम से हम ट्रेडिंग करते हैं। और एक मेन काम है ब्रोकर का। ब्रोकर क्या करता है, थोड़े समय के लिए हम बात करते हैं, थोड़ी एक एक कंसेप्ट को समझते हैं कि ये बाय और सेल होता किस तरीके से है। अभी जिसको जो भी डाउट आए वो एट द टाइम पूछिएगा, है ना। मान लीजिए मुझे कोई चीज खरीदना है, तो मेरे लिए सबसे पहले जरूरी क्या है। जैसे मान लीजिए हम परचेसिंग करते हैं किसी चीज की। अभी मुझे घर में एक कंप्यूटर की जरूरत है मान लीजिए, तो सबसे पहले मुझे कौन चाहिए, कोई बताएगा। अनम्यूट कर सकते हैं आप, बता सकते हैं। पुष्पेन भाई। भूमि। ऐसे आपको हेलो। ब्रोकर के पास जाते हैं तो उस पर्टिकुलर पुष्पेन भाई, आप बता पाओगे। मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया। जैसे मान लीजिए मुझे एक कंप्यूटर आज खरीदना है, हाँ। तो मेरे लिए सबसे पहले जरूरी क्या है। कंप्यूटर की जानकारी जरूरी है कि और। जाओगे मार्केट में आप हाँ। एसर का लोगे, एचपी का लोगे, हम्म कौन उससे से पहले ब्रांड का लोगे। उससे पहले मेरे लिए ये जरूरी है कि कंप्यूटर कोई बेचने वाला है कि नहीं है। हाँ, कोई बेचने वाला है कि नहीं है भी। है ना। तो हाँ। जहां पे बायर है, बायर को क्या चाहिए, कोई ना कोई सेलर चाहिए। राइट। और सेलर जो बेचने के लिए आया है उसको भी कोई खरीदार चाहिए, उसको भी एक कोई ना कोई बायर चाहिए। बात समझ में आई। राइट। ये जो कंपनियां हैं अपने शेयर लेकर बैठी है एनएससी और बीएससी नाम के बाजार में, हम्म। लेकिन वहां पे बायर और सेलर कौन ला रहा है, ब्रोकर ला रहा है। हम्म। तो ये ब्रोकर जो है, इसका काम मेन यही है, ये बायर को सेलर से मिलाएगा और सेलर को बायर से मिलाएगा, उनकी डील फाइनल कराएगा और उनमें सौदा कराएगा। हम्म। बात आ रही है समझ में। हम्म। ठीक है। तो ब्रोकर का यही काम है कि जो आप शेयर बाय सेल कर रहे हैं बिना ब्रोकर के आप नहीं कर सकते। आपका ब्रोकिंग अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं जिसको, वो होना चाहिए। करेक्ट। करेक्ट। बिना उसके आप नहीं कर पाओगे। तो बाय सेल कैसे होगा, कंपनी जो है वो एक्सचेंज पर अपने शेयर लॉन्च करेगी, ब्रोकर जो है एक्सचेंज पर बायर और सेलर को मिलाएगा और सौदा जो है आपका एग्जीक्यूट कराएगा। हम्म। ठीक।
राइट। है ना। अभी तक जो मैंने बताया, ऐसा कुछ जो किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, पूछ लो। अभी तक सब समझ में आया है। और बाकी लोग जो पूछना चाहते हो। क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में रखना बेटा, पहले पढ़ा दो जो भी पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बाय सेल से, ये शेयर के बाय करने से, सेल करने से जो आप खरीदते हो बेचते हो, इसमें आपका क्या फायदा होता है और किस तरीके से होता है। थोड़ा इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं अपन। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपए का कोई शेयर है, XYZ कंपनी का शेयर है, या एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर्स का ही शेयर ले लेते हैं अपन। टाटा मोटर्स का शेयर जो है वो अभी 100 रुपए का है। मैंने ब्रोकर के पास में जाकर इस 100 रुपए का एक शेयर खरीद लिया है। अब कंपनी को फायदा हुआ। ये 100 रुपए का जो शेयर है, कंपनी ने फायदा किया, और 100 रुपए का शेयर जो है 110 रुपए पर आज जाके बंद हुआ मार्केट टाइम में। तो इस केस में 100 रुपए के मेरे 110 रुपए बने, तो सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस बराबर प्रॉफिट होता है, तो मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। समझ में आ रहा है। आ रहा है। उसी के वाइस वर्सा, यदि वो 100 रुपए का शेयर यदि 90 रुपए में बिकता है उस दिन, तो 10 रुपए का मुझे घाटा होगा। ठीक है, ये बात भी समझ में हम्म। आई। तो कंपनी जिस हिसाब से प्रॉफिट में रहेगी या फिर लॉस में रहेगी, और हमने जहां से लिया है, हमने जो हमारा बाइंग प्राइस है, यदि उसके ऊपर हमारा सेलिंग प्राइस है हमेशा, तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। और बाइंग प्राइस के नीचे यदि हमारा सेलिंग प्राइस है, तो हम लॉस में रहेंगे। क्लियर हो रही है बात। आगे बढ़े या फिर और समझना। ये जो शेयर की जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी तक, मार्केट जो ओपन होता है मंडे टू फ्राइडे 9:15 to 3:30 चलता है। इनमें शेयर का सेल करना बाय करना इस टाइप की कुछ चीजें होती है। अब यहाँ पर इस टाइप से देखा जाएगा कि ये जो प्राइस है ये बढ़ता क्यों है, ये जो प्राइस है ये घटता क्यों है। तो यहाँ पर इस तरीके से समझो कि कंपनी को यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्राइस बढ़ता है, कंपनी को यदि लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट घटता है। और इसके लिए हमें इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए उस कंपनी के बारे में कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी सेल्स कितनी है, उसके प्रॉफिट्स कितने हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे जानेंगे, अभी सिर्फ बेसिक बेसिक अपन देख रहे हैं इस टाइप से, है ना। इसी शेयर मार्केट को हम इक्विटी मार्केट बोलते हैं, कैश मार्केट बोलते हैं, कैपिटल मार्केट बोलते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन कर रहा हूं मैं डेरिवेटिव्स का। ये इक्विटी के डेरिवेटिव्स है जिसको कि ऑप्शन और फ्यूचर अपन बोलते हैं, उस टाइप से। अभी तक का समझ में आया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है अभी तक। 1 मिनट बेटा। हाँ, ये जो आशीष जी का जो माइक है ना, हाँ, वो म्यूट करने दो उनको, नहीं तो वो पूरी आवाज डिस्टर्ब करे रिकॉर्डिंग में। चलो मैं म्यूट कर देता हूँ और सभी को। बार बार सबको नहीं पूछना कि समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या।
ये क्या है, इकट्ठे बाद में जो क्वेश्चन रहेंगे पूछेंगे, आप अपने कॉन्फिडेंस से फुल पढ़ाओ। ठीक है। ठीक वो आवाज डिस्टर्ब हो रही बार बार। ठीक है, अब हम आते हैं डेरिवेटिव्स पर। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कोई किसी वैल्यू को कहीं से डिराइव करके लाना। इस तरीके से हम समझे कि हमारे पास में दूध है, दूध से कुछ प्रोडक्ट हमने बनाया, दूध से हमने दही बनाया, और दही को फिर आगे प्रोसेस करके हमने घी बना लिया है। अब ये जो घी है, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो प्राइस है, वो डिपेंड किस पर करेगा? दूध पर। क्योंकि दूध के प्राइस यदि बढ़ते हैं तो उसी हिसाब से इधर घी का प्राइस उस पर इफेक्ट पड़ेगा। यदि दूध का प्राइस बढ़ता है तो घी का भी प्राइस बढ़ेगा, दूध का प्राइस यदि कम होता है तो घी का भी प्राइस कम होगा। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि घी जो है वो डेरिवेटिव है दूध का, क्योंकि दूध पर डिपेंड कर रहा है वो। तो अभी हमने देखा वो इक्विटी मार्केट था, इक्विटी पर डिपेंड करता है फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट, ये दोनों ही इसके डेरिवेटिव है। लेकिन ये कंसेप्ट क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो लंबे समय तक उसमें नहीं बन के रहना चाहता। वो चाहता है कि मैं एक बड़ी क्वांटिटी खरीदूं और एक समय पर उसको बेच दूं, या मार्केट में उस कंपनी ने ये कहा कि इतने इतने शेयर का एक बंच मैं बना दे रहा हूं, और ये जो बंच है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके और हमारे बीच में, कि जब तक आप इसको उस डेट तक रखते हैं, और वो प्राइस, जिस प्राइस को आप चाहते हो वो प्राइस आप अचीव कर लेते हैं, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आज जो डेट है 17 अक्टूबर, आज एक घर यदि मैं लेना चाहता हूं तो इसका प्राइस जो है वो 10 लाख रुपए है। तो यदि मैं ये घर, मान लीजिए अभी तुरंत मैं खरीदता हूं, तो मुझे कैश ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि 10 लाख रुपए मुझे देने रहेंगे और ये घर मुझे मिलेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि 10 लाख रुपए अभी मेरे पास में नहीं है, ये 10 लाख रुपए का जो घर है मैं 1 साल बाद में इसके पैसे दूंगा, लेकिन अभी से मैं इसको रखना चाहता हूँ। या फिर 1 साल में मान लीजिए इसकी कीमत और बढ़ जाए या कम हो जाए, वो मैं देखना चाहता हूँ कि यदि बढ़ जाती है, प्रॉफिट में रहता है, तो मैं इसको बुक करना चाहता हूँ 1 साल तक के। तो 10 लाख रुपए मैं देता हूँ, और 1 साल के बाद में ये उस समय पर बाय करता हूँ 10 लाख रुपए में ही। समझने वाली बात यह है कि अभी जो मैंने पैसे 10 लाख रुपए दिए हैं, ये तुरंत दिए और तुरंत घर मेरे नाम पे हो गया है। लेकिन मान लीजिए मुझे ये 10 लाख रुपए मेरे पास में है, लेकिन जो घर है उसको मैं अभी खरीदना नहीं चाहता। मुझे लग रहा है कि ये घर के साइड से यदि रोड निकल जाए, या फिर मान लीजिए कोई रेलवे लाइन चली जाए, तो ये घर के प्राइस जो है वो कम हो सकते हैं या फिर ज्यादा हो सकते हैं। तो 1 साल बाद में मैं डिसाइड करना चाहता हूँ मैं इसको खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। तो उस केस में जो है, ये 10 लाख रुपए मैंने दे तो दिए हैं, लेकिन 1 साल बाद में वो मैं डिसाइड करूंगा कि यदि मुझे प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट को लेकर मैं निकलता हूँ, और यदि लॉस आता है तो उस लॉस को लेकर मैं निकलता हूँ। 1 साल के बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि ये मुझे लेना है या फिर नहीं लेना है। अभी मैंने उसकी रजिस्ट्री नहीं ली है, बस 1 साल तक के रोक के रखा है। तो ये जो काम है, जो कि मैंने अभी किया है, कि अभी सिर्फ ये कुछ अमाउंट दिया है और इस घर को मैंने सिर्फ बुक करके रखा है, तो ये काम हो रहा है फ्यूचर में, कि किसी शेयर को, कि मैं डिलीवरी नहीं ले रहा हूँ, उस शेयर को मैं सिर्फ होल्ड करके रख रहा हूँ। उसमें कुछ अपना अपना इन्वेस्टमेंट करके रख रहा हूँ कि इतने समय तक के मैं ये इन्वेस्टमेंट करूंगा। यदि बाद में ये मेरे प्रॉफिट में रहा तो मैं इसको प्रॉफिट के साथ में खरीद के
बाहर हो जाऊंगा। यदि ये लॉस में रहा तो उसी जो कीमत मैंने अभी रखी थी वो कीमत मुझे देनी रहेगी और वो हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम फ्यूचर मार्केट बोलते हैं। इसमें दो चीजें कॉमन है। एक एक्सपायरी है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट जहां पर है मतलब उसकी कोई ना कोई एक्सपायरी होगी। तो तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे पास में। जो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो सबसे पास का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं अपन नियर नियर कॉन्ट्रैक्ट। जो उसके अगला कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। और जो उसके भी अगला कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं अपन फॉर कॉन्ट्रैक्ट। और जनरली एक्सपायरी जो है वो मंथ का लास्ट थर्सडे जो है वो ये इक्विटी मार्केट के एक्सपायरी होता है फ्यूचर के लिए। और कंपनीज जो है इनमें अपना इंडिविजुअल लॉट डिसाइड करती है कि इतने, ये लॉट होता है बंच ऑफ शेयर्स, कि इतने शेयर आप ले पाएंगे, इससे कम न ले पाएंगे, लेकिन इसके मल्टीप्लिकेशन में आप ले पाएंगे। और ऐसा ही सेम ये इंडेक्स के लिए भी होता है। जैसे निफ्टी और सेंसेक्स की हमने बात की, तो इनके भी फ्यूचर्स अवेलेबल होते हैं। तो प्रॉफिट लॉस की यदि इनमें बात करें तो जो इक्विटी यदि बढ़ती है तो उसी के अकॉर्डिंग ये फ्यूचर भी बढ़ेगा। और इक्विटी यदि घटती है तो उसी के अकॉर्डिंग फ्यूचर पर भी लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे बंच ऑफ शेयर है, मान लीजिए 100 का लॉट है, तो वहां पे आपको एक शेयर खरीदने पर जहाँ पे 1 रुपए का प्रॉफिट या 1 रुपए का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 100 का लॉट होने के कारण आपको 100 रुपए का प्रॉफिट या 100 रुपए का लॉस होगा। वो भी इवन उस कॉन्ट्रैक्ट तक ही आप रख पाएंगे, उससे ज्यादा इसको नहीं रख पाते। ये फ्यूचर है। और ऑप्शन, ऑप्शन ये है कि मान लीजिए वो जो घर आपने खरीदा है, आप ये चाहते हैं कि मैं पूरा पेमेंट इसका ना करूं, मैं कुछ पार्ट पेमेंट करके इसको होल्ड कर लूं और देखूं कि ये प्रॉफिट में आ रहा है कि लॉस में आ रहा है उस समय तक के। तो 10 लाख की उसकी वैल्यू है, लेकिन मैंने किसी उस जो सेलर है उससे बात की कि मैं अभी आपको 10,000 रुपये सिर्फ दे सकता हूँ। इस पर आप ऐसा करेंगे कि ये जो घर है इसको आप किसी को बेचेंगे नहीं। अब ये 10,000 रुपये जैसे बयाने के रूप में अपन देते हैं या फिर एग्रीमेंट के रूप में अपन देते हैं, वो 10,000 रुपये मैंने दे दिए हैं और वो 10 लाख रुपए की वैल्यू का घर मैंने होल्ड करके रख लिया है। तो यहाँ ऑप्शन में उसको बोलते हैं प्रीमियम, कि हमने प्रीमियम जो है वो पे किया है। प्रीमियम देकर हमने उस शेयर का जो प्राइस है, जो फ्यूचर का जो प्राइस है उसको होल्ड कर लिया है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का जो फ्यूचर है वो द वो 1 लाख रुपए में आ रहा है और मैं उसका ऑप्शन बाय करता हूं। अभी जो कंपनी का जो प्राइस है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मान लीजिए 500 रुपए के आसपास का है। मैं ये जज कर रहा हूँ कि कुछ समय बाद में या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट का एंड है हो रहा है उस समय तक के ये जो प्राइस है 500 रुपए से 600 रुपए होने वाला हो सकता है। तो मैंने ये कहा है कि जब तक मैं न कहूँ ये 10,000 रुपये आप रखिए। 10,000 रुपये में यदि ये बढ़ता है तो ये प्राइस के साथ में जो मैंने 10,000 रुपये दिए ये भी आपका हुआ, और जो फ्यूचर का जो प्राइस बन रहा है उसकी जो कीमत है 1 लाख रुपए, वो भी मैं आपको दूंगा। मतलब टोटल मिला के मैं आपको टोटल पैसे दूंगा 1,10,000 रुपए, जब मैं इसको खरीदूंगा तब। तो ये कहलाएगा अपना ऑप्शन। ऑप्शन जो है वो एक तरीके से, अभी हमने बढ़ते हुए ऑप्शन की बात की, तो यहां पर मैं कहूंगा कि हमने यहाँ ऑप्शन कॉल ऑप्शन की बात की। तो कॉल और पुट दो तरीके के ऑप्शन है अपने पास में। जब प्राइस बढ़ता है तब हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, जब प्राइस घटता है तब हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। या मार्केट के बदले में ये कहे कि कॉल ऑप्शन जो है वो बढ़ते हुए मार्केट के समय पर लिया जाएगा और पुट ऑप्शन जो है वो घटते हुए मार्केट के समय पर लिया जाएगा, जब प्राइस घट रहा हो तब लिया जाएगा। तो इनकी जो वैल्यू है कॉल ऑप्शन की, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 500 रुपए का शेयर यदि
700 रुपये 800 रुपये होने वाला है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हम कॉल की तरफ जाएंगे, कॉल ऑप्शन लेंगे, तब वो कॉल ऑप्शन वहां पे बढ़ेगा। और यदि वो 500 रुपये का शेयर में एज्यूम कर रहे हो कि कम होगा, 200 रुपये तक आएगा, 300 रुपये तक आएगा, तब हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तब ऐसा मानेंगे कि ये जो पुट ऑप्शन है वो बढ़ेगा। दोनों भी केस में हम बाय कर रहे हैं, यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं। और अभी की स्थिति में, अभी के स्टेज में, जहां की हम इनिशियल ट्रेडर है, हम ऑप्शन सेल नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑप्शन बाय करेंगे यहाँ पे। अब प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा? जहां पर अभी फ्यूचर में हमने 1 लाख रुपए पूरा देना था, 10 लाख रुपए पूरा देना था, यहां पर हमने सिर्फ 10,000 रुपए दिए, और जैसे ही मार्केट 1 पॉइंट यहाँ पे बढ़ता है, वहां पे हमें 100 रुपए का फायदा हो रहा था, वही 10,000 रुपए लगाकर ये 100 रुपए का फायदा या 100 रुपए का घाटा यहाँ पर हमको होगा। ये ऑप्शन है। तो अब मैं कुछ लाइव आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको समझ में और आएगा। यहाँ पर एक शेयर है, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस का मैंने शेयर लिया है। इसकी अभी अपन बात करते हैं। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है। अभी इसका जो प्राइस है वो चल रहा है 1,416 रुपये, मान लीजिए। अभी मुझे यदि इसकी कुछ क्वांटिटी खरीदना है, तो पूरा पूरा 1,416 रुपये मुझे देना रहेगा। अब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, 1,500 हो जाता है, तो मुझे फायदा होगा। यदि ये यहाँ से नीचे की तरफ आता है, 1,300 रुपये हो जाता है, तो मुझे उतना घाटा होगा। मान इसको हम एवरेज करके 1,400 रुपये माने यदि, तो 1,400 रुपये से यदि 1,500 रुपये गया, तो मुझे 100 रुपये का फायदा हुआ। और यदि घटकर 1,300 रुपये का हुआ, तो मुझे 100 रुपये का लॉस हुआ। अब यहाँ पर यदि इसी के ही फ्यूचर की यदि बात करें अपन, तो ये रिलायंस कंपनी का जो फ्यूचर है, ये मैंने देखा यहाँ पर। यदि मैं देखूं कि इसका लॉट साइज क्या है, तो लगभग ये रिलायंस कंपनी का शेयर है। देख पा रहे हैं सभी लोग? यदि हम रिलायंस के लॉट की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो ये रिलायंस का फ्यूचर, अभी जिसका मैंने चार्ट लगाया, इसका जो लॉट साइज है यहाँ पे, हम्म, ये एनएससी की साइट है। यहाँ पे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स में रिलायंस का हमने लगाया है, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर्स। एक्सपायरी डेट में हम देखेंगे, यहाँ पे हमें 3 डेट दिखा रही है, 28 अक्टूबर, 25 नवंबर और 30 दिसंबर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये नियर कॉन्ट्रैक्ट है। अभी जो नियर बाय मंथ का होगा वो नियर कॉन्ट्रैक्ट, इसके जो नेक्स्ट रहेगा वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जो सबसे लास्ट वाला है वो फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अब जब ये 28 अक्टूबर तक प्राइस आ जाएगा, तो ये 25 नवंबर वाला जो है फिर से ये नियर बन जाएगा, 30 दिसंबर वाला जो है वो नेक्स्ट रहेगा, और इसके आगे जो जनवरी 2026 का जो लास्ट थर्सडे आएगा, वो फॉर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सिमिलरली बढ़ते रहेंगे। जो मंथ का लास्ट थर्सडे है, उस पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो है, नया फॉर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस होते जाएगा।
यहाँ पर रिलायंस का लॉट साइज ओपन किया है अभी वॉच लिस्ट में। जेएसबी कंपनी का हम देखते हैं कि हमें ऑप्शन देखना है या फ्यूचर देखना है। रिलायंस का फ्यूचर की अभी हम बात कर रहे थे जिस तरीके से। अभी यहाँ पर जब ये यहाँ पे बाय करता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी में मुझे 500 शो कर रहा है ये। तो ये जो 500 है ये इसका लॉट साइज है। यहाँ पे छोटे शब्दों में लिखा भी दिख रहा है कि 500 का लॉट साइज है। इसका मतलब ये है कि जब भी इसका रिलायंस का फ्यूचर हम बाय करते हैं, तो एक पॉइंट जब ये बढ़ता है रिलायंस, ये अभी जैसे मान लीजिए 1421 रुपए है, 1422 रुपए होता है, तो इक्विटी पे हमको 1 रुपए का फायदा होता है, 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। जब इसका फ्यूचर हम बाय करेंगे तो इवन हमको 500 रुपए का फायदा होगा यहाँ पे, और 500 रुपए का लॉस होगा। और सेम ऐसे ही रिलायंस के ऑप्शन की यदि हम बात करें, तो अभी रिलायंस का मान लीजिए ऑप्शन मैं सोच रहा हूँ कि 1500 तक जाएगा। तो 1500 तक जाने के लिए मुझे रिलायंस का 1500 वाला कॉल लेना पड़ेगा, जो कि ऊपर वाला ऑप्शन है इस हिसाब से। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूं यदि, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो ऑप्शन है 2 रुपये 65 पैसे का मिल रहा है, और इसका लॉट साइज जो है वो 500 का है। मतलब 500 गुना 2, 10,000 रुपए में मुझे ये इसका ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके लिए कि मुझे वहां पे 500 क्वांटिटी लेना पड़ रहा था 1421 रुपए के हिसाब से। यहाँ पर मुझे सिर्फ 10 रुपए में मिल जाएगा वो, सॉरी 10,000 रुपए में ऑप्शन मिल जाएगा। जब ये एक पॉइंट मूव करेगा, मतलब 2 रुपए से 3 रुपए पर होगा, तब मुझे 500 रुपए का फायदा होगा। तो ये यहाँ पे ऑप्शन की खासियत है, ये मैं बताना चाह रहा था। अभी तक के ये मार्केट का जो ओवरव्यू है, ये अब यहाँ पे एंड कर रहा हूं मैं। अब ये जो ट्रेनिंग है यहाँ पर खत्म हुई है। अब आप लोगों के डाउट्स आप पूछ सकते हैं, गीगा से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। मीटिंग में क्या सजेशन देना चाह रहे हैं वो भी डायरेक्टली हमसे सबसे। और रिकॉर्डिंग चालू रख, कुछ नहीं होता, रिकॉर्डिंग चालू, रिकॉर्डिंग उसको एडिट करेंगे, चालू ही रहते रिकॉर्डिंग। तो सबसे ओपनली बात करो कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या सुधार किया हो सकता है। पुष्पेन भाई, कुछ आपके क्वेश्चंस? ये लिखा हुआ आता है FUT, ये क्या होता है? ये फ्यूचर का शॉर्ट फॉर्म है। जब आप उसका फ्यूचर लेने जाते हो, तो वो FUT करके लिखा आता है, तो हम्म। आप उसका फ्यूचर बाय करते हो उस समय। ये सभी कंपनी के लॉट साइज, जैसे निफ्टी का 75 होता है, तो हाँ कंपनियों के साइज बड़े बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी ये रिलायंस का अपन ने देखा, ऐसे यदि यहाँ पर मैं टाटा मोटर्स का दिखाऊं, तो टाटा मोटर्स का जो फ्यूचर है, हाँ। ये हमने देखा कि टाटा मोटर्स जब हम बाय करने जाते हैं, तब इसका लॉट साइज जो है 800 का दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टाटा मोटर्स एक पॉइंट मूव करेगा, तो जब हम फ्यूचर लेंगे तो 800 रुपए का प्रॉफिट हमको आएगा, या फिर 800 रुपए का लॉस होगा। इवन हम्म। जब ये क्वांटिटी मैं प्लस कर रहा हूं, तो ये 800 के ही मल्टीपल्स में आपको शो करेगा। राइट। 800, हाँ, जो लॉट साइज है उसी के ही मल्टीपल में आपको मिलेगा ये। ओके। हम्म। डेरिवेटिव्स एक वर्ड था थोड़ा हाँ, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि कहीं से कोई अंडरलाइंग वैल्यू चल रही है, उसको हम डिराइव करके ला रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि दूध है, तो दूध से निकल कर क्या बना, दही, दही से निकल कर क्या बना है, घी। अब यदि दूध के प्राइस बढ़ते हैं, हाँ। तो दही का भी प्राइस बढ़ेगा और घी का भी प्राइस बढ़ेगा। राइट। मतलब ये हम कह सकते हैं कि दही और घी, इनके जो प्राइस है वो डिपेंड करते हैं दूध के प्राइस पर। हम्म। तो ऐसा ही जो शेयर है या इक्विटी है, या फिर कहे हम्म। कि ये टाटा मोटर्स के ही एग्जांपल से समझे कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है, हम्म। यदि वो बढ़ता है तो ही उसका फ्यूचर भी बढ़ेगा, तो ही उसका ऑप्शन भी बढ़ेगा। हम्म।
और यदि वो शेयर प्राइस डाउन जाता है तो उसका फ्यूचर डाउन जाएगा, तो उसका ऑप्शन भी डाउन जाएगा। राइट। और कोई क्वेश्चन? नहीं। बाकी सब अंडरस्टैंड है। भूमि, आपका कोई क्वेश्चन? मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट एक सजेशन है। हाँ। आपकी जो आवाज है ना, वो ब्रेक कर जाती है और डबल डबल आती है। अच्छा, हाँ। ठीक है, वो कुछ आप हो सकता है सिस्टम मिस्टेक मेरे हो, को पास पास में डिवाइसेस रखी है। तो उसको अपन सुधारने की कोशिश करेंगे अगली बार में। ओके। थोड़ा सा ये गीगा का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि अभी नए लोग जो आए हैं जिन्होंने गीगा का मतलब गुडविल का अकाउंट ओपन किया है, उनको मैं बता दूं। ये जो गीगा है इसका इंटरफेस ऐसा दिखता है, इस टाइप से दिखता है, जहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है आपको, ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं, डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, पोर्टफोलियो, और यहाँ पे एक प्रोफाइल दिखाई देता है। इस प्रोफाइल वाले सेक्शन में आपकी पर्सनल डिटेल्स है। जैसे ये मेरा अकाउंट है तो मेरा नाम दिखाई देगा, यूजर आईडी दिखाई देगी, मेरा मेल आईडी, फोन नंबर, पैन कार्ड नंबर, डीमेट का बीओ नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है पर्सनल डिटेल में। बैंक अकाउंट में जो अकाउंट मेरा मर्ज है उस अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगी। यदि दो अकाउंट मेरे मर्ज है यहाँ पे तो दोनों भी अकाउंट दिखाई देंगे। कुछ नोटिफिकेशंस यदि मुझे आ रहे हैं तो वो सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पर दिखाई देते हैं मुझे। इसी के नीचे एक ऑप्शन है फंड्स का, सबसे ज्यादा काम इसी का ही पड़ने वाला है कि यहाँ पर फंड्स में कितना फंड अवेलेबल है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है डिपॉजिट का, यहीं पे नीचे ऑप्शन है विड्रॉल का। डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है फंड इन करने के लिए। ये आपको बाय डिफॉल्ट आपका जो बैंक अकाउंट है जहाँ पे कि जो कि इसमें लिंक है वो शो कराएगा। यहाँ पे तीन चार ऑप्शन है, फ्री यूपीआई का, यूपीआई रेजर पे का, नेट बैंकिंग का, और पेटीएम वाली नेट बैंकिंग का। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सुटेबल लगे, फ्री यूपीआई वाला जैसे मुझे चूज लगता है, मुझे कुछ अमाउंट इसमें डालना है, वो अमाउंट मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। मान लीजिए 2,000 रुपये मुझे डालना है, तो प्रोसीड टू पेमेंट पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ से। यहाँ पर आप जिस भी ऐप के थ्रू, मान लीजिए पे इन करना चाहते हैं, मैं फोन पे से करना चाहता हूँ तो फोन पे वाला ऑप्शन मैं चूज कर लेता हूँ, और यहाँ से फोन पे डायरेक्ट आपको जो है वो पेमेंट के लिए आ जाएगा। यहाँ से पे पर क्लिक करके आप इसको इन कर सकते हैं, और वो जो एक अमाउंट है आपको यहाँ पर शो करेगा आपके फंड बैलेंस में, जो कि मेरा अभी नहीं बता रहा है। इस तरीके से विड्रॉल भी सेम इसी तरीके से करेंगे हम। विड्रॉल पे क्लिक करेंगे, जितना भी हमें विड्रॉल लेना है यहाँ पर हमको अमाउंट डालना है। अमाउंट वाले सेक्शन में मान लीजिए 1,000 रुपये मुझे डालना है, तो 1,000 रुपये का विड्रॉल लेकर मुझे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने पर वो विड्रॉल आपका आ जाएगा। विड्रॉल का टाइमिंग रहता है 9 से 3 बजे तक का, 9 से 3 बजे तक आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो वॉच लिस्ट वाला सेक्शन है इसमें साइड में आएगा आप तो निफ्टी 50 का ऑप्शन है। ये वही कंपनियां जो है जो निफ्टी 50 में रजिस्टर्ड है, या जिसको हम देख सकते हैं। जो 50 कंपनियां हैं निफ्टी 50 की, वही वाली ये कंपनियां हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर वॉच कर सकते हैं इसका। निफ्टी बैंक का साइड में ऑप्शन है, तो निफ्टी बैंक जो इंडेक्स है उसमें 13 बैंक्स की कंपनी है, 13 बैंक है ये, जो कि निफ्टी बैंक में शामिल है, निफ्टी बैंक के इंडेक्स में शामिल है। उन बैंक्स को आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं साइड में। कमोडिटी में जो लोग ट्रेड करते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं किस पर क्या रेट चल रहा है। एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, लीड है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, वो सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएगी। अपनी कस्टमाइज्ड वॉच लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2,
जैसे मान लीजिए मुझे कोई शेयर यहाँ पर ऐड करना है, अभी जैसे क्रॉम्पटन ग्रूव्स जो है वो कंपनी का शेयर मुझे ऐड करना है। यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा क्रॉम्पटन, ये क्रॉम्पटन की इक्विटी आ रही है। नीचे हम देखेंगे कि क्रॉम्पटन के फ्यूचर यहाँ पर है। इसके नीचे हम देखेंगे कि क्रॉम्पटन के जो कुछ आ, हमें कॉल और पुट मतलब ऑप्शंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। इस तरीके से जो भी हम ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए इक्विटी की ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे प्लस वाले साइन पर हम टच करेंगे और वो इक्विटी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। मान लीजिए इसी के साथ में मैं इसका 28 अक्टूबर वाला फ्यूचर भी ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इस पर भी मैंने प्लस वाले बटन पर टच कर दिया। बैक जाएंगे तो यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रूव्स का फ्यूचर और क्रॉम्पटन ग्रूव्स की इक्विटी, ये दोनों भी ऐड हो गए हैं यहाँ पर। मान लीजिए कोई निफ्टी का ही ऑप्शन मुझे ऐड करना है, मान लीजिए निफ्टी, मान लीजिए 25,700 हो तो उस स्ट्राइक प्राइस को मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करना है हमको निफ्टी 25,700, और उसका जो कॉल है पुट है, जो मान लीजिए कॉल और पुट में दोनों भी ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्लस बटन पे टच किया मैंने, बैक आए, यहाँ पर ये दिखाने लग गया है। निफ्टी अभी जो पुट है 25,700 का 70 रुपये चल रहा है, 25,700 का जो कॉल है वो लगभग 89 रुपीज का चल रहा है। यहाँ से हम डायरेक्ट बाय और सेल कर सकते हैं इनको। बाय करने के लिए बाय वाले बटन पे टच करना है, क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेना, हमें कितने लॉट लेना है, 2 लॉट 3 लॉट या फिर सिंगल लॉट। अभी मेरे ख्याल से तो सभी एक ही लॉट पे टिक करें। वेराइटी में ये रेगुलर है, मतलब जैसे हम बाय करते हैं उस टाइप से। यहाँ पर एक ऑप्शन है बीओ, इसका मतलब होता है ब्रेकेट ऑर्डर। ये अभी के सेगमेंट में इसका मतलब ये है कि जिस प्राइस से आप बाय कर रहे हो उसी के साथ में आप स्टॉप लॉस और उसी के साथ में आप टारगेट दोनों भी लगा पाएंगे। मान लीजिए 89 का प्राइस चल रहा है, मुझे 90 के प्राइस से लेना है बीओ वाले ऑर्डर से, तो यहाँ पे मैं 90 लिखूंगा और यहाँ नीचे में स्टॉप लॉस की जगह पे 90 के नीचे का मुझे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा बाय वाले के लिए। तो मान लीजिए 85 का मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 85 लिखूंगा। टारगेट में मान लीजिए मुझे 100 तक का टारगेट लेना है इसका, तो यहाँ टारगेट में मैं 100 लिख दूंगा और नीचे जाके बाय ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन भी आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे 6,742 रुपये लगभग इसको लेने के लिए आपको लग रहे हैं। जैसे ही आप बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे ये ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा वहाँ। इसी में ही अगला ऑप्शन है सीओ, इसको बोलते हैं कवर ऑर्डर। इसमें आप एक एक चीज कोई भी लगा सकते हैं, या तो एसएल लगा सकते हैं या फिर टारगेट लगा सकते हैं। तो ज्यादातर हमें जो है वो इसे वैरायटी में रेगुलर पे ही रखना है। ये जो एएमओ वाला ऑप्शन है इसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि मार्केट बंद है फिर भी हम ऑर्डर लगाना चाहते हैं कि जो कि मार्केट ओपन होने पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन वैसे कम यूज में आ रहे हैं, ज्यादातर हम रेगुलर वाले ऑप्शन पर रखेंगे। मार्केट प्राइस से यदि बाय करना है तो मार्केट प्राइस पे रहेगा, मतलब करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का जो है 70 रुपये 35 पैसे अभी है, तो इसी प्राइस से ये बाय हो जाएगा। लिमिट पर जब हम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं किसी अपने डिजायर प्राइस से इसको खरीदना चाहता हूँ। मान लीजिए प्राइस थोड़ा नीचे आने का वेट मुझे करना है, 65 तक आएगा तब मुझे लेना है, तो यहाँ पे 65 लिखना है। और प्रोडक्ट में जाकर एम आई एस की जगह पे नॉर्मल करने का जरूर ध्यान रखना है अपने को। नॉर्मल करेंगे, वैलिडिटी में डे रखेंगे और बाय ऑर्डर कर देंगे। जब ये बाय ऑर्डर करेंगे हम तो ये प्राइस जो है 65 जब आएगा तब ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, तब तक ये पेंडिंग ऑर्डर में आपको शो करेगा। इसी के साथ में जब आप ले चुके हो, कोई ऑर्डर आपका लगा हुआ है, अब यहाँ पर आप एग्जिट करते हैं जब, तब के समय पे आप एसएल लगा कर भी रख सकते हैं। यहाँ पे ये लिमिट में जाएंगे, एसएल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ट्रिगर प्राइस जो है वो मुझे
जो यहाँ पे बाइंग प्राइस है उससे कम का डालना पड़ेगा। अभी 70 रुपये 35 पैसे है, तो एसएल मान लीजिए मैं लगा देता हूँ 55 रुपए का। ये इसका मतलब ये है कि 55 रुपए जब ये आएगा गिरते गिरते हुए प्राइस, तो ये 55 रुपए पर मेरा लॉस जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा, यहाँ पे मेरी पोजीशन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इसी तरीके से लिमिट वाले ऑप्शन में जो प्राइस यहाँ पर है, इसी में इसी को बढ़ाकर यदि मैं चाहता हूँ कि बाय होने के बाद में लिमिट वाले ऑप्शन से मैं यदि करता हूँ सेल करने का, कि ये 70 रुपये अभी चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये 85 रुपये या 90 रुपये यदि आता है, तो 90 रुपये में यहाँ पे लिखूंगा और ऑर्डर को सेल कर दूंगा या एग्जिट कर दूंगा, तो वो पोजीशन पेंडिंग रहेगी। जब ये 90 आएगा, ऑटोमेटिक ये प्रॉफिट में, उतने प्रॉफिट में बाहर हो जाएगा। ये एसएल और टारगेट लगाना हमें आना चाहिए। ट्रायल एसएल करने का मतलब ये है कि आज जो अभी जो एसएल आ रहा है उसको हम बढ़ाते चले। जैसे अभी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 110 पर, फिर मैं चाहता हूँ कि अभी ये बुक ना हो, तो मैं उसको और थोड़ा करेक्ट करके 100 का एसएल लगा दूंगा। जब वो 120 पर जाएगा प्राइस, तब एसएल को फिर से मॉडिफाई करके मैं 110 कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, और लॉस में आने के चांसेस तो मेरे खत्म ही हो जाते हैं। इनको अपन थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखेंगे लाइव मार्केट में, जब लाइव मार्केट चलता है उस समय पे। अभी इस गीगा को लेकर यदि कुछ डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। पुष्पेंद्र भाई, आपका कुछ डाउट? बीओ बीओ। बीओ का मतलब है ब्रेकेट ऑर्डर। आप जब वो ले रहे हैं इक्विटी या ऑप्शन कुछ भी बाय कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये अडानी की बात करें अपन, ये 2549 रुपए का चल रहा है अभी। हाँ। पर मैंने बाय पे क्लिक किया, बीओ ऑर्डर पर मैं गया, यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आप स्टॉप लॉस कितना रखना चाहते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि जब ये प्राइस नीचे आएगा, तो ऐसा क्या लॉस वाला अमाउंट रहेगा जिस, या फिर लॉस वाला ट्रिग जहां पर ट्रिगर कर ले अपन कि इस जगह पर आकर मेरा लॉस जो है रुक जाए, इससे नीचे ना बढ़े, वहां पर मेरी पोजीशन कट जाए। मान लो मैं 50 पॉइंट का रखता हूं, तो यहाँ पर मैं प्राइस डालूंगा 2500 का, और यहाँ पर टारगेट में प्राइस डालना पड़ेगा मुझे इस प्राइस से बढ़कर। तो यहाँ पर मैं 50 पॉइंट का ही टारगेट रखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एंटर करना पड़ेगा 2600, और बाय ऑर्डर जब मैं करूंगा तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? दोनों भी चीजें आप साथ में लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट, राइट राइट। है ना। लेकिन इस जो ये जो ऐप है गीगा, ये स्टॉप लॉस और टारगेट बीओ ऑर्डर के लिए पॉइंट्स में कैलकुलेट करता है। तो इसलिए जब आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगाए, तो आप पॉइंट के रूप में लगाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 50 पॉइंट का कैलकुलेशन था मेरा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पॉइंट को लेकर 50 लिख देता हूँ। यहाँ पे टारगेट में 50 पॉइंट का लेना चाहता हूँ, तो वो भी मैं 50 लिखूंगा, क्योंकि ये पॉइंट्स में लेता है। आप जैसे आप अभी एसएल जो लगाते हैं वो प्राइस के थ्रू लगाते हैं उधर, यहाँ पे बीओ ऑर्डर में आपको पॉइंट्स के आधार पर इसको लिखना है, पॉइंट के बेसिक पर ये लेगा। ये अपन ने लगा दिया, उसके बाद में जो जो जिधर भी प्राइस आ जाए, जो मान लो ऑर्डर। आपका टारगेट आ जाता है, तो टारगेट हिट होके वो पोजीशन आपकी कट जाएगी। स्टॉप लॉस यदि आ जाता है, तो स्टॉप लॉस लेकर आपकी पोजीशन कट जाएगी। ये अपन ने लगा दिया, और अभी अपनी ट्रेड लगी हुई है, तो अपने हाँ को ये तीनों चीजें दिखेंगी क्या? हाँ, दिखेगी। वो कहाँ पे दिखती है? यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ऑर्डर्स वाला, सबसे पहली बात कि जो पोर्टफोलियो में चलेगा, हाँ। जैसे आज के लाइव मार्केट की मैं बात करता हूँ, तो एक मिनट, मैं अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको लॉगिन करता हूँ। 2 मिनट, ये शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, ट्रेडिंग वाला ओपन कर। किसका चार्ट देखना चाहते हैं पुष्पेंद्र जी आप? निफ्टी का। हम्म, यहाँ वॉच लिस्ट में आए हम। ये निफ्टी के ऑप्शंस है। निफ्टी, हम्म। ये निफ्टी 50 है। यहाँ पे हमने ऐड किया, डायरेक्ट क्लिक किया, यहाँ पे नीचे व्यू चार्ट का ऑप्शन आ रहा है।
यहाँ पर हम क्लिक हम्म करेंगे, है ना। हम्म तो ये चार्ट ओपन हो गया, हम्म। दिख गया। इसमें वो लाइफलाइन जैसा और कैंडल सा दोनों चीजें ये ऑप्शन यहाँ है। से ये है, बार्स पर करने पर बार्स पर आ जाएगा, कैंडल पर करने पर कैंडल पे आ जाएगा। हम्म हाइकेनाशी भी इसमें है, हाइकेनाशी पर करने पर हाइकेनाशी पर आ जाएगा, जिस सेगमेंट पे आप चाहे वैसे। टाइम फ्रेम यहाँ हम्म से चेंज कर सकते हैं, ये 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का, 1 घंटे से लेकर हम्म। 1 दिन का, जिस भी तरीके से अपन देखना चाहे इसको देख सकते हैं अपन, है ना। ओके। और कुछ। ये जो कैंडल्स बनती है हाँ। हर 10-10 मिनट में, मतलब जो आइडियल कैंडल जो बनती है हम्म। हर 10 मिनट के इंटरवल में बनती है, 5 मिनट के इंटरवल में बनती है, ये हर कैसे कोई कुछ कैंडल अलग? अपने आप में आइडियल है, लेकिन जनरली अपन जो देखते हैं मार्केट वॉचिंग के लिए, वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपन देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बनती है वो रियलिस्टिक सी लगती है, या फिर उसमें जो है सही डेटा जो है वो अवेलेबल हो जाता है अपने को। 15 मिनट से ऊपर वाली जितनी भी देखेगी उसमें तो रहेगा ही रहेगा, 15 मिनट से स्टार्ट हो जाता है वो। 15 मिनट से मतलब सब में चेंजेस रहेगा, कोई 5 मिनट की रहेगी, हम्म। कोई ज्यादा की भी रहेगी। हाँ। ओके, ये तो क्लियर है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट। जितेन भाई। कैसा रहा आज का फिर सेशन। बहुत सारी कमियां भी रही हैं, उसको आगे सुधारेंगे। बाकी आपका ओवरव्यू क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए और अपने को क्या क्या जानने की इच्छा है। अभी तक तो बहुत शानदार रहा, हाँ। सारी चीजें बेसिक मोड से सारी चीज अच्छी क्लियर समझ में आई। ठीक है, म- फिर करते हैं, सभी को हैप्पी दिवाली। आपको भी, सेम टू यू।